नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। हम लेकर आते हैं आदिवासी भारत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 2 गुटों में मारपीट, एसपी भी हुए घायल, आदिवासी नेता एनसी देव वर्मा का निधन और साथ ही जानेंगे क्यों तमिलनाडु में 80 आदिवासी बच्चों ने छोड़ा स्कूल। कुर्मी के खिलाफ विरोध हुआ तेज। एमबीबी पोल में चर्चा करेंगे आदिवासियों के जबरन विस्थापन पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश, नारायणपुर में 2 आदिवासी गुट भिड़े। त्रिपुरा के बड़े आदिवासी नेता एनसी देव वर्मा का निधन, त्रिपुरा में 3 दिन का राजकीय शोक। तमिलनाडु में 80 आदिवासी बच्चों ने छोड़ा स्कूल, अपमान और मजाक के हुए शिकार। देश की न्यायपालिका में भी भेदभाव, हाई कोर्ट में सिर्फ 1.3% आदिवासी जज। कुर्मी को आदिवासी बनाने का विरोध, 26 फरवरी को होगी महारैली। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आदिवासियों के ही 2 गुटों के बीच मारपीट की खबर आई है। खबरों के मुताबिक ईसाई धर्म अपना चुके आदिवासियों से नाराज कुछ लोगों ने एक चर्च को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस संघर्ष में पथराव भी किया गया है। जब उपद्रव कर रहे लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। इस घटना में जिला एसपी सदानंद कुमार को सर पर पत्थर लगने से चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद तो पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया। खबरों के मुताबिक जिले के बखरूपाड़ा में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए। आदिवासियों ने दावा किया है कि ईसाई समुदाय ने उनके साथ मारपीट की है। ऐसे में आदिवासी समुदाय ने जमकर नारेबाजी की और चर्च में भी तोड़फोड़ की। भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने एसपी और पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। इसमें पुलिस के कई जवान घायल हो गए। जिले के एक समुदाय के द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे। लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की वहाँ पे उसके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया। लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है। प्रशासन की तरफ से पूरी संयम दिखाई गई है और अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि इस पूरे संघर्ष में कोई भी आदिवासी घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना में एसपी के अलावा 8 से 10 जवान भी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रदर्शन करने पहुंचे आदिवासियों को समझा बुझाकर वापस उनके घरों को भेज रहा है। गृह मंत्री ने इस मामले में किसी गिरफ्तारी पर अभी कुछ नहीं कहा है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके कुछ आदिवासियों ने कथित अत्याचार के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया था। आदिवासी बहुल इस जिले के कम से कम 14 गांवों के प्रदर्शनकारियों ने दावा किया था कि ईसाई धर्म का पालन करने के कारण उन पर हमला किया गया और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया है।
वहीं इन घटनाओं पर जमीनी हकीकत जानने गए सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाने वाले आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नारायणपुर और कोंडागांव जिलों के गांवों में आदिवासी लोगों के साथ हुई हिंसा हिंदू संगठनों द्वारा की गई है और एक अभियान के तहत मारपीट को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं मैं भी भारत के संपादक श्याम सुंदर। श्याम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम लगातार नारायणपुर में जिस तरह धर्मांतरण की खबरें जिस तरीके से आ रही थी, हम उनको लगातार अपने बुलेटिन में कवर कर रहे थे। हमने देखा कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब ये खबरें आ रही थी और पहले सिर्फ धरना दिया जा रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब मारपीट तक बात पहुंच गई और आज तो पथराव भी हुआ है, 2 समुदायों के बीच में मारपीट हुई है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या 1 महीने तक सरकार क्या करती रही? सरकार या प्रशासन जो है, क्या वो इस मामले को सुलझा नहीं सकता था? क्या वो पूरी तरीके से विफल रही? पूरी तरह से विफल रही ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में और बस्तर के इलाके में जिस तरह से धर्मांतरण को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, आप भी खबर कर रही हैं। तो पत्रकारों का यही कहना था कि प्रशासन की कोशिश ये है कि वहां पर धर्मांतरण को मुद्दा ना बनाया जा सके और शांति वहां पर स्थापित रहे, आदिवासी आपस में झगड़ा ना करें। और प्रशासन ने ये पूरी कोशिश की, खासतौर पे अभी 25 दिसंबर गया है, 6-7 दिन पहले ही, कि जब उनका सबसे बड़ा दिन होता है, क्रिसमस का दिन होता है, तो जो गांव देहात में जो चर्च हैं वहां पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई और कम से कम क्रिसमस का दिन बिना किसी अप्रिय घटना के बीत गया। और प्रशासन का की ये भी कोशिश थी कि माओवाद की वजह से बस्तर पहले से ही गलत कारणों से खबरों में रहता है, काफी हद तक बदनाम है, ये भी कह सकते हैं आप। तो प्रशासन ये नहीं चाहता था कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बने और उस पर आदिवासी बटें, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि ये मुद्दा वहां पर अब उसका राजनीतिक समाधान, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको शायद सामने आना पड़ेगा और ये अब प्रशासन से बात आगे, मतलब ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के इशू के तौर पर अब इसको और नहीं देखा जाना चाहिए। जी श्याम, मेरा आपसे एक बहुत जरूरी सवाल है। आपने कहा कि राजनीतिक तौर पर आगे आना पड़ेगा। हम लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इसका मुद्दा उठाया था, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान खुद इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं लगातार। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अचानक से ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों है, इतना सुर्खियों में कैसे आ गया, धरातल पे कैसे आ गया ये? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है कि चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और आदिवासियों में धर्मांतरण एक प्रिय विषय रहा है भारतीय जनता पार्टी का और संघ परिवार का। तो कोई नया मुद्दा उनके लिए नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, वो लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पैसा कानून लागू होता है 1996 में बना हुआ कानून, इतने वर्षों बाद वहां पर उसके नियम नोटिफाई होते हैं, लेकिन लव जिहाद पे फोकस करने की कोशिश करते हैं शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में भी ये देखा जा रहा है कि धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेता जब संसद में ये बोलते हैं कि ईसाई जो बन गए हैं आदिवासी, उनका आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए, तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी बेशक ऑफिशियली ये नहीं कह रही है कि धर्मांतरण उसका मुख्य मुद्दा होगा आदिवासियों में, लेकिन जिस तरह से उसके सांसद, बड़े नेता लगातार इस पर बोल रहे हैं, तो बीजेपी धर्मांतरण को आदिवासियों में एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। और उसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए और छत्तीसगढ़ में देख लीजिए पिछले चुनाव के आंकड़े, वहां पर बीजेपी को आदिवासी इलाकों में काफी नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में लौट आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो बाहर हैं और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं,
वो बीजेपी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि वो कोई एक मुद्दा बना सके जिस पर बीजेपी चुनाव लड़े और सरकार को घेर सके। जो आदिवासियत का मसला हो, आदिवासियों के जो आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मामला हो, या फिर जो छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात हो, तो वो काफी प्रोएक्टिव मुख्यमंत्री वहां पर नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अगले कम से कम राज्यों के चुनाव में आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर, और वो सिर्फ इन 2 राज्यों में नहीं, आप उड़ीसा में भी देखेंगे, आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, आप पूर्वोत्तर के राज्यों में कई इलाकों में आप देखेंगे कि बीजेपी इस मुद्दे को सामने रखकर चलती है। जी श्याम, आपने जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल चुनाव होने हैं इन बड़े राज्यों में, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि हाल ही में नारायणपुर में एक सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि गए थे जो जमीनी हकीकत जानने के लिए गए थे। उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रवादी हिंदू संगठन है वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, हिंसा के पीछे उनका उकसावा भी है। इसको आप कैसे देखें? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट आई है और उनके दावे अपनी जगह पर, लेकिन बस्तर हमारा आना जाना रहता है क्योंकि हम आदिवासी इलाकों में ट्रैवल करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग बस्तर से लौटे हैं। तो जब हम वहाँ थे तब भी हमारी बात हुई, और अभी इन घटनाओं के बाद भी स्थानीय पत्रकारों से हमने बात की, और स्थानीय पत्रकार ये बताते हैं कि एक आप देखेंगे इस तरह की घटनाओं में एक तरह का तालमेल आपको नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि कुछ प्लान करके एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो रिपोर्ट में भी दावा किया गया है। और जो स्थानीय पत्रकार हैं वो भी कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो हिंदूवादी संगठन है, और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का जसपुर जो है वो बड़ा केंद्र रहा है उस आंदोलन का, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता या जो हिंदूवादी संगठनों के नेता हैं घर वापसी जिसको कहते हैं, यानी कि जो धर्मांतरण करके ईसाई बन गए हैं उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का जो मूवमेंट है वो वहां से शुरू हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में ये अगर तथ्य आए हैं किसी रिपोर्ट में तो इनको पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। जी श्याम, मेरा सबसे आखिर में आपसे ये सवाल रहेगा कि आप लगातार आदिवासी इलाकों में घूमते रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, एक बेसिक सा सवाल जो सब लोगों के मन में होगा कि आखिर धर्मांतरण होता क्यों है? क्या बड़ी वजह आप मानते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं दूसरे धर्म को अपनाने के लिए? देखिए, धर्मांतरण क्यों होता है एक तो बड़ा विषय है, मेरा इस पे कोई शोध नहीं है और हमने अभी तक कम से कम इस सवाल को एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन जो मैं कह सकता हूं वो ये कह सकता हूं कि भारत का संविधान किसी भी धर्म को अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार देता है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, छूट देता है। तो संविधान के तहत धर्मांतरण गलत नहीं है। दावा ये किया जाता है, चाहे वो नारायणपुर की घटना हो चाहे वो किसी और इलाके की घटना हो, कि लालच या लोभ देकर धर्मांतरण कराया गया है या धर्मांतरण कराया गया है डरा धमकाकर। हमारा अनुभव में अभी तक ऐसी कोई घटना हमें नहीं मिली है। हम जो बहुत गरीबों में भी जो बहुत गरीब आदिवासी हैं जिनको पीवीटीजीज कहा जाता है, उन इलाकों में भी गए। झारखंड के अभी साहिबगंज के हम कुछ गांवों में गए जहां पर पहाड़िया आदिवासी रहते हैं। उनमें से कई गांव थे जहां पर हमने देखा कि वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। एक छोटा सा गिरजा झोपड़े में उन्होंने बनाया हुआ है। तो अगर किसी को डरा धमका कर ईसाई बनाया गया है, किसी को लोभ लालच देकर ईसाई बनाया गया है, उस मामले में कानून मौजूद हैं और कई राज्यों ने तो कानून पास किए हैं। तो उन कानूनों के तहत आप कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है तो उसके मायने राजनीतिक ज्यादा होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्याम हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और अब चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है। त्रिपुरा के वरिष्ठ आदिवासी नेता एनसी देव बर्मा का निधन हो गया है। एनसी देव बर्मा त्रिपुरा के वरिष्ठ मंत्री और राज्य में बीजेपी के सत्तारूढ़ सहयोगी आईपीएफटी के संस्थापक अध्यक्ष थे। रविवार को ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनका निधन हो गया। सोमवार यानी आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ खोवाई जिले के उनके पैतृक गांव उत्तर महारानीपुर में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में राज्य के मुख्यमंत्री समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए।
त्रिपुरा में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदिवासी नेता के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव बर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें आने वाली पीढ़ियां एक मेहनती जमीनी नेता के रूप में याद रखेंगी, जिन्होंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया। वहीं मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी देव बर्मा के निधन पर गहरा शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। গত পরশুদিন ওনার ব্রেনের মধ্যে যেটাকে সিবিএ বলা হয় আমাদের মেডিকেলের ভাষায়, वो बीमार थे और उनको परसों अस्पताल लाया गया था। उसके बाद मैंने सर्जन से बात की थी। वो एक हाई रिस्क पेशेंट थे, लेकिन उनके परिवार ने उनकी सर्जरी के लिए सहमति दी थी और उसके बाद उनकी सर्जरी की गई थी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। वो हमारे मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य थे और हमेशा मंत्रिमंडल की बैठक में वो हमें सही सलाह देते थे। उन्होंने आखिर तक अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और उनकी याद में सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। কিন্তু তখনই দেখে এবং যা বোঝা যাচ্ছিল যে ভেরি ডিফিকাল্ট টু সার্ভাইভ। যাই হোক, ওনারা চেষ্টা করেছেন, শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয়নি। গতকাল 2:45 দুপুরবেলা উনি পরলোক গমন করেছেন। IPFT यानी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के प्रवक्ता अमित देव वर्मा ने बताया कि राज्य के राजस्व और वन मंत्री की हालत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं थी और वो मधुमेह से भी पीड़ित थे। शनिवार को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उन्हें यहाँ एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। लेकिन रविवार दोपहर बाद 2:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि एनसी देव वर्मा 80 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। ऑल इंडिया रेडियो अगरतला के निदेशक के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद देव वर्मा ने साल 2009 में IPFT की स्थापना की थी। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 25 साल से सत्तारूढ़ माणिक सरकार के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। IPFT ने उनके नेतृत्व में पिछले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 20 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 8 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। और अब त्रिपुरा से चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कम से कम 80 आदिवासी छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। अपने सहपाठियों द्वारा कथित रूप से अपमानित किए जाने और उनका मजाक उड़ाए जाने के बाद इन बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। ये सभी छात्र नारी कुरुवा समुदाय के हैं। जिला शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अन्य छात्र उनकी अजीबोगरीब बोली और तौर तरीकों को लेकर उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसके चलते बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। वहीं शिक्षकों ने बताया कि छात्र नारी कुरुबा बस्ती के मेला उल्लूर गांव से थे और वो प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे थे। छात्रों को स्कूल तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर नदी नालों को पार करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उन्हें जंगली जानवरों का खतरा भी होता था। इसके बावजूद वो स्कूल आते थे, लेकिन जब उनके साथी छात्रों ने उनका मजाक बनाया तो उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक उनकी बस्ती के पास ही एक स्कूल था, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इसे बंद कर दिया गया था और अब इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि जिले में ड्रॉप आउट पर एक स्टडी में पाया गया कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में करीब 1700 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था। उनमें से ज्यादातर छात्र आदिवासी इलाकों से आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका में आदिवासी प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। देश की न्यायपालिका में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, लेकिन आदिवासियों की भागीदारी इन सभी वर्गों में भी सबसे कम है और ये जानकारी दी है न्याय विभाग ने।
न्याय विभाग की तरफ से संसदीय समिति को पिछले 4 साल के दौरान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया कि पिछले 4 वर्षों में हाईकोर्टों में नियुक्त जजों में से 1.3% जज अनुसूचित जनजाति, 2.8% अनुसूचित जाति, 11% ओबीसी और 2.6% अल्पसंख्यक समुदायों से थे। यानी कि जजों की नियुक्ति में समावेशी और सामाजिक विविधता की कमी है। न्याय विभाग ने कहा कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता के 3 दशकों के बाद भी ये समावेशी और सामाजिक रूप से विविध नहीं बन पाया है। न्याय विभाग के डेटा के मुताबिक साल 2018 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक हाईकोर्टों में कुल 537 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनमें से साल 2022 में ही रिकॉर्ड 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। न्याय विभाग ने बीजेपी नेता सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति के सामने ये रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार हाईकोर्टों के मुख्य जजों से अनुरोध करती रही कि जजों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए, ताकि हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि वर्तमान प्रणाली में सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त कर सकती है जिनकी शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है। साल 2015 में शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के लक्ष्य से लाए गए NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को खारिज कर दिया था। और अब झारखंड से बड़ी खबर। एक तरफ जहां कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं इसका विरोध भी बढ़ता जा रहा है। कुर्मी समुदाय की इस मांग पर कुछ आदिवासी संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई है और इतना ही नहीं, अब इन संगठनों ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। आदिवासी संगठनों ने ऐलान किया है कि कुर्मी समुदाय की इस मांग के खिलाफ 26 फरवरी को आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया जाएगा। राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने रांची में हुई एक बैठक में ये फैसला लिया। इसके मुताबिक इन संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा। इस बैठक में आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी अधिकार रक्षा मंच, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी जन परिषद, आदिवासी हो समाज महासभा, आदिवासी युवा शक्ति, आदिवासी छात्र संघ, सोनोत संथाल समाज, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद और कोल्हान एकता मंच जैसे कई आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि साझा मंच आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इस महारैली का आयोजन होगा। साथ ही सांकेतिक तौर पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पुतला भी जलाया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में कुर्मी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा पाने के लिए नई दिल्ली में संसद भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के बाद समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी सौंपा था। बुलेटिन के दूसरे सेगमेंट यानी IMBB पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, देश के आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए 1996 में पेसा कानून बनाया गया था। इस कानून को लागू हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इन 25 सालों में स्थिति बदली है और अब आदिवासी को जबरन विस्थापित नहीं किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में हमने 3 ऑप्शन दिए थे। सबसे ज्यादा यानी 57% लोगों ने माना कि 25 साल बाद भी आदिवासियों की स्थिति जस की तस है, जबकि 30% लोगों के मुताबिक आदिवासियों की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। वहीं 13% लोगों ने माना कि स्थिति बदल गई है। लेकिन हमने ये सवाल पूछा क्यों था? आज साल 2023 का दूसरा ही दिन है यानी 2 जनवरी।
ओडिशा के कलिंग नगर नरसंहार को आज 16 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस फायरिंग में जो आदिवासी मारे गए उनके परिवारों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। साल 2006 में 13 आदिवासी पुरुष, महिलाओं और बच्चों को कथित तौर पर ओडिशा प्रशासन और टाटा स्टील प्लांट की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों ने मार डाला था। 2006 के नरसंहार के बाद हर साल कलिंग नगर क्षेत्र के आदिवासी पारंपरिक हथियार लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों से अम्बगड़िया तक पहुंचते हैं और मारे गए लोगों की याद में बरसी मनाते हैं। ओडिशा में इस इलाके में कई स्टील प्लांट हैं। यह हत्याकांड भी टाटा स्टील प्लांट की चारदीवारी करने पर हुए विवाद के कारण ही हुआ था। इस पूरी घटना के पीछे एक सच और है, सच आदिवासियों के विस्थापन का। विस्थापन के बाद यहां आदिवासियों से जो वादे किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। आदिवासियों को रोजगार का झांसा दिया गया, लेकिन बाद में स्किल ना होने की बात कहकर रोजगार नहीं दिया गया। आदिवासियों के हाथ से जमीन निकल चुकी थी और रोजगार मिला नहीं, सो ज्यादातर आदिवासी परिवारों की हालत दयनीय थी। ऐसी सिर्फ एक घटना नहीं है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी हो या छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य। आदिवासियों का पलायन और विस्थापन सदियों से होता रहा है और ये आज भी जारी है। आदिवासियों के विस्थापन की कई वजह रही है, लेकिन बड़ी वजह बांध परियोजनाओं और खनन को माना जाता है। जब आदिवासी विस्थापन का शिकार होता है तो सिर्फ जंगलों, संसाधनों या गांवों से ही बेदखल नहीं होता है, उसकी जीवन शैली, भाषा और संस्कृति सब प्रभावित होता है। जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है। इसके खत्म होने से पलायन और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा होती है। देश में पेसा कानून साल 1996 से लागू है। इसके बावजूद इन सालों में प्रदेश के अंदर ग्राम सभाओं की अवहेलना करके आदिवासियों और ग्रामीण व्यवस्था को सरकारों द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता रहा है और आदिवासियों के अधिकारों का हनन होता रहा है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आपको दिखाएंगे कैसे नए साल के आगाज के साथ ही दक्षिण भारत के आदिवासियों के त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। नए साल 2023 की शुरुआत के मौके पर देश के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश दुनिया के लोग इसकी खुशी में नाचते हुए दिखाई दिए। नीलगिरी के आदिवासियों ने भी कुछ ऐसे ही नए साल का जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर इन आदिवासियों का नृत्य वायरल हो गया है। दरअसल IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियां कोटा के आदिवासियों के पारंपरिक संगीत और नृत्य से गूंजती है जब वे अपने स्थानीय त्योहार मनाते हैं। कोटा नीलगिरी के प्राचीन निवासी हैं। बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कोटा जनजाति की जनसंख्या 3110 है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।